ओके तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। अगर आपको याद होगा, इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि एक सिंगल पार्टिकल पिछले क्लास में, पिछले इसमें तो इक्विलिब्रियम देखे थे। एक अगर सिंगल पार्टिकल किसी एक्सिस के अतराफ अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या रोटेट करता है, रोटेट कहना गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इसको कहना चाहिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा हमने देखा था। इफ यू रिमेंबर कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर, और ये हमारा पार्टिकल है ना, जिस पार्टिकल और जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। तो अगर मैं इसका आपको एंगुलर मोमेंटम पूछूंगा तो आप उसको mvr या फिर r इंटू पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल की बात जब चली थी तो एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला आया था, मगर अब यहाँ पर हम बात पार्टिकल की नहीं पूरी बॉडी की करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कुछ इसी तरह से किया था। हम लोग ने सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाले थे, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बाद में उसको डाले थे अपन ने कहाँ पर, है ना, रिजिड बॉडीज़ के लिए। फिर हमने रॉड का देखे, रिंग का देखे, डिस्क का देखे एंड समवॉट लाइक दैट। हालांकि हमको यहाँ इन डिटेल वो ऐसे डिफरेंट शेप के बॉडीज़ को नहीं स्टडी करना है, हमको एक कॉमन फॉर्मूला देखना है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी रही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि देखो भाई, मेरे पास ये एक रैंडमली शेप की बॉडी है और ये रहा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई ये बॉडी है। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी बॉडी का इस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, मतलब इस फिक्स एक्सिस के तरफ। तो मैं वो कैलकुलेट करना है मुझे। तो उसके लिए देखो भैया, आप क्या करते हैं, मान लो कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा बताया जाता है। जो अब तक के आपने जितने भी डायग्राम देखे होंगे मेरे, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा बताया। कुछ जगहों पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसा भी बताया जा सकता है, ये इस तरह से कि देखो ये पार्टिकल ऑफ मास m1 है, ये पार्टिकल ऑफ मास m2 है, ये पार्टिकल ऑफ मास m3 है, ये पार्टिकल ऑफ मास m4 है, और ये पार्टिकल ऑफ मास mn है ना, ऐसा। अब बस इसमें फ़र्क ये होता है कि पिछली बार वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको सामने से बताया गया था, इस बार वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ऐसा बताया जा रहा है थोड़ा सा, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही बात होती है। तो अब अगर मान के चलूँ मुझे इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं देखता हूं कि ये बॉडी कितने पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो आप कहेंगे वो तो बहुत सारे पार्टिकल, अराउंड n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। n वो तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनके मासेस क्या है, m1 m2 m3 डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू mn, है ना। अच्छा, जिनका लोकेशन या जिनका पोजीशन फ्रॉम द, या जिनका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, r1 r2 r3 r4 rn। एंड रिमेंबर वन थिंग, दीज आर ऑल ऑफ देम आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा देखो, जब ये सब के सब रोटेट करेंगे, तो या पूरी बॉडी जब रोटेट करेगी तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन, है ना। तो ऐसा है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियली वेक्टर v1, इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा v2, इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा v3, इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा v4, और इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा vn। इस तरह से होगा। अब अगर मैं कहूं कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी r1 इंटू p1, r1 इंटू p1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, m1 v1 r1। बोले ये कैसे, अरे लीनियर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 r1। ठीक है, अब देखो सिंस v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं m1 v1 के जगह r1 इंटू ओमेगा इंटू r,
यानी कि m1r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये किसका हुआ गया? पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हुआ। देख लो अच्छे से। पहला पार्टिकल, जैसे कि बेसिक फॉर्मूला है r इंटू पी, r1 इंटू P1, m1 v1 r1 है ना, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो m1 r1 इंटू ओमेगा, यानी v की जगह r इंटू ओमेगा डाल दिए r। और इसी तरह से सिमिलरली L2 की वैल्यू क्या होगी फिर? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। और ऐसे ही करते 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 अगर मैं आखिरी तक चले जाऊं तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू? mn rn स्क्वायर ओमेगा। आई बात समझ में आपको? तो ये मेरे पास इस तरह से सारी वैल्यूज आ गई। अब यकीनन आपने सोचा होगा कि आप सर आपने हर एक चीज़ को सफिक्स लगाया 1 2 3 है ना, सिर्फ ओमेगा को छोड़कर, है ना। ओमेगा को आपने सफिक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हर पार्टिकल के लिए वैल्यू कांस्टेंट आती है, सेम आती है। बोले कैसे कि सेम आ रही? ये सब अलग अलग जगह पे, सबकी स्पीड अलग अलग है। देख इमेजिन करो, ये दो पार्टिकल्स है। देखो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। देखो अगर मैं देखूंगा ये पार्टिकल थोड़ा दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ये नज़दीक है, और मैं ऐसा रोटेट हो जाऊंगा। ओके, अब इमेजिन ये करो कि ये जो पार्टिकल है, सॉरी ऐसा रखता हूँ मैं, हाँ इसको ऐसा देखो। अब देखो ये कितना एंगल कवर कर रहा? 90 डिग्री। इसने कितना किया कवर? 90 डिग्री। अच्छा इस पार्टिकल ने कितना कवर किया? 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँगा ये पार्टिकल ने एंगल 90 डिग्री कवर किया, तो रिजिड बॉडी का दूसरा पार्टिकल भी 90 डिग्री का ही एंगल कवर कर रहा होगा, है ना। अगर ऐसे मतलब मेरे 4-5 हाथ है, इमेजिन कर लो, और हर एक हाथ से मैंने ऐसा कोई चीज़ को पकड़ के रखा मैंने ऐसा, और मैं ऐसा रोटेट हो रहा। अगर मेरा ये हाथ अगर है ना 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये भी हाथ, हर एक हैंड क्या कर रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा होगा, है ना। और अगर सपोज करो मैं बोलूँगा एंगल कवर्ड सेम है इन द सेम टाइम, टाइम भी क्या है? सेम है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी हर एक पार्टिकल का ओमेगा कैसा होगा? सेम, क्योंकि हर एक पार्टिकल ने सेम टाइम में सेम एंगल कवर किया। तो जो रिजिड बॉडी होती है उसमें जब कोई रिजिड बॉडी ऐसा रोटेट होती ना, तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा, हर एक पार्टिकल का ओमेगा, क्या बोल रहा बेटा मैं? हर एक पार्टिकल का ओमेगा ये कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो यहां पर भी इसीलिए मैं हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, तो इसीलिए ओमेगा को छोड़ के मैंने सबको लगाया 1 2 3, है ना, क्योंकि भाई सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, मगर ओमेगा की वैल्यू सबके लिए कैसी रहेगी? सेम है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया तुमने ये पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का करते 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 आखिरी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाले। और अगर मैं कहूं कि नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln। L नेट इज इक्वल्स टू, तो L1 कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। L2 क्या होगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 क्या होगा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें से सब में से ओमेगा कॉमन निकाल लो, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और ओमेगा यहाँ पर निकला हुआ है कॉमन, जिसको शॉर्ट में मैं ऐसा लिख सकता हूँ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। Therefore angular momentum will be into ओमेगा। अब देखो यहाँ पे समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये अगर तुमने कहीं याद होगा तुमको, इससे पहले ये वाले पार्ट तुमने कहीं तो भी देखे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। Therefore L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम का, बॉडी के एंगुलर मोमेंटम का तुम्हारे को फॉर्मूला पता चला, I इंटू ओमेगा। वो R इंटू P या MVR, ये किसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है? पार्टिकल का, छोटा सा,
है ना, पार्टिकल कहीं जा रहा है, ऐसा जा रहा है, गोल घूम रहा है, ऐसा सीधा भी जा रहा है अगर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो ये फॉर्मूला था, है ना। मगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आई बात समझ में? L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। चलो लिख लो फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, चलिए एक काम करना, ये मैं जो अगला बता रहा हूं उसको साथ में लिख लेना एक साथ। 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो अब मैं ये भी कह सकता हूं ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई बॉडी रोटेट होगा, देखो कोई बॉडी अगर सीधी सीधी जाती है, कोई बॉडी अगर सीधी सीधी जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन उसे कहा जाता है कि जब बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी सीधा सीधा ऐसा जाना, है ना, ऐसे ऐसे जा रही ना ये बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मेरे पास है जिसका मास m है, जो वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रही है, बॉडी बोला है ना मैंने, तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। ये अपन अच्छे से जानते हैं, अपन ने पार्टिकल के लिए देखे थे, बॉडी के लिए भी लागू है, हाफ ऑफ mv²। मगर यहां पर उसकी बात चल ही नहीं रही है, यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। यहां पर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर एक पार्टिकल का मास वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है, जैसा ये निकाले थे एग्जैक्ट वैसे ये भी निकालना है। बोले कैसे? देखो मैं यही डायग्राम को वापस से रीड्रॉ करूंगा, है ना। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बट आप समझ जाना, क्योंकि मैं इसी को एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। जब तुम एग्जाम में बनाओगे तो यही डायग्राम तुमको यूज करना है, और इतना शॉर्ट में मत निपटाना, उसमें थ्योरी आती है, नोट्स में दिया हुआ है कैसे लिखने का आपको, है ना। तो अब ऐसा है कि उसमें जनरली थ्योरी ऐसी है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास of n number of particles of masses m1, m2, m3 dot dot mn situated at situated distance perpendicular distance r1, r2, r3 dot dot rn from the axis of rotation। ये सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो खैर मैं अगर उस बात पे जाऊं कि मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, पहला वाला पार्टिकल ये देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर। बोले बिल्कुल सही है। अच्छा मैं फिर बोलूँगा देखो v1 जो है ना, तुम उसको r इंटू ओमेगा लिख सकते हो, v सिंस v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, हाफ ऑफ m1 v1 की जगह लिखा जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये समझा ना, कुछ भी नहीं, चिल्लर बात है। तो ये आपने बोला कि सर ये जो है ना, ये पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा मैं बोलूँगा फिर दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोले सर इसी तरह मैं अगर आऊँगा तो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा तीसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, समझ गया। इसी तरह आखिरी nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो मैं बोलूँगा अगर ये ऐसा है तो मैं बोलूँगा ओके मुझे ये बताओ फिर उसके बाद पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो सभी की काइनेटिक एनर्जीज को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सभी की काइनेटिक एनर्जीज को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ ऑफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से दो चीज़ों को कॉमन निकाल लूंगा, एक हाफ को और एक ओमेगा को। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन निकाला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर
प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर। अब शायद मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में जितना भी है वो क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देखो भाई तुम्हारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा ना वो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? अब देखो फिर ठीक है, अब यहां से एक नोट करके पॉइंट आता है, मतलब आप काइनेटिक एनर्जी को यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। एक मिनट मैं जरा रुक जाता हूं जान के लिए। अब बेटा इसमें देखो एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना है हमको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिख सके। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एल, अगर यहां देखें आप तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ ऑफ, यहां पर कितने ओमेगा है, 2 ओमेगा है, उसमें से अगर एक ओमेगा को सेपरेट कर दूं मैं तो आई इंटू ओमेगा मिलकर क्या बन जाएंगे, एल, है ना, इस तरह से। या फिर एक काम कर सकता हूं मैं, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर डालो। तो अगर मैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डालता हूं तो वो हो जाएगा आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा एल अपॉन ट्वाइस आई, ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास, सॉरी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आई, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अगर आप इसको लिंक कर पा रहे हैं, अगर आप इसको लिंक कर पा रहे हैं आपके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला था हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और एक फॉर्मूला था पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना सीधा ट्रैवल करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, वहीं सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में उसके डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाता है तो उसकी रफ्तार को स्पीड या वेलोसिटी कहा जाता है, वहीं कोई चीज़ जब गोल घूमती है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में होते हैं तो उसकी रफ्तार को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वैसा ही जिस तरह से कोई लीनियर मोशन में मास जो रोल पैदा करता है, लीनियर मोशन में मास जो रोल परफॉर्म करता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल परफॉर्म करता है। बोले लीनियर मोशन में मास क्या रोल परफॉर्म करता है, लीनियर मोशन में मास जो है ये आपको रेजिस्टेंस पैदा करने का रोल परफॉर्म करता है। बोले कैसे, अगर कोई चीज़ का मास हल्का कम हो तो आप उसको इजीली सरका सकते, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है एक तो उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते या कम कर सकते। मगर वही रोल आपका, जो आप इसी चीज़ को देखो ना आप रोटेशनल मोशन में कि भाई कोई चीज़ है वो गोल घूम रही है ना, आपको उसको स्पीड बढ़ाना है या फिर आपको उसको रोकना है तो उसके लिए आप टॉर्क अप्लाई करेंगे रोकने के लिए, है ना। भाई पंखा घूम रहा, अब मैं पंखे को ऐसा हाथ लगा के उसको रोकना चाहता हूँ, करे होंगे तुम लोग ने, है ना। तो भैया अब पंखे को पकड़ के तुम रोकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप रोक रहे हो, तो आप जो लगा रहे हो तो आप देख रहे हो अरे तो पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा, मेरा हाथ उसको रोक नहीं पा रहा। तो मैं बोलता हूँ क्यों ऐसा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने स्टडी किए थे। तो बेटा जो रोल आपका मास परफॉर्म करता है, जो रोल आपका मास परफॉर्म करता है लीनियर मोशन में, वही रोल परफॉर्म करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोला गया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिजिकल, अगर आपसे कहीं कहा व्हाट इज द क्या बोल रहा मैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपसे ऐसा कोई सवाल आता है तो उसको कैसे सवाल जब करेंगे कैलकुलेट, तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला लिखना है, जैसे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर वाला। फिर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों को कंपेयर करेंगे, बोले जो फॉर्मूले को देखो बिल्कुल एक जैसा ही है। तो जैसे कि जो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी है उसका एनालॉगस रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है, तो वैसा ही जो लीनियर मोशन में जैसा मास है उसका एनालॉगस
यहाँ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ना, बस v की जगह ओमेगा, m की जगह i। इवन यहां पर भी देखो आप, है ना, p क्या है, लीनियर मोमेंटम, उसका स्क्वायर है। यहां देखो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, उसका स्क्वायर है। यहां 2 है ना, यहां पर भी 2 है, वहां m है, तो यहां i। अब ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, एक आध फॉर्मूले में हो जाएगा इत्तेफाक, है ना, मगर दूसरे फॉर्मूले में भी वैसे ही आ रहा। मतलब हर जगह जहां जहां फॉर्मूला बनाते हैं, जो फॉर्मूले आप लीनियर मोशन के लिए बना रहे, तो जहां जहां मास आ रहा उसकी जगह यहां क्या डाला जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला जा सकता है, रोटेशनल मोशन। आया समझ में? इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे के पार्ट पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए, so the next part is law of conservation of angular momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है एज लॉन्ग एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, comma, angular momentum of the system remains constant। जब तक कि आपके बॉडी पे लगने वाला टॉर्क जीरो है ना, मतलब मैथमेटिकली ये क्या कहा गया है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क ये जीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात को वो बोल रहा है। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो बोले कैसे, चलिए देखते हैं। इधर का हो गया बेटा, राइट साइड सभी का हो गया, किसी का बाकी है? तो देखिए बेटा, मैं इसके प्रूफ की तरफ जा रहा हूं। आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं फॉर अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P होता है ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d वेक्टर L अपॉन dt d बाई dt ऑफ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। अब मसला ये है कि यहां पर दोनों के दोनों वेरिएबल है। अगर कोई एक कांस्टेंट होता तो उसको साइड में करके मैं दूसरी चीज का डेरिवेटिव ले लेता था, मगर यहां दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे, वेक्टर R क्रॉस d वेक्टर P अपॉन dt प्लस d वेक्टर R अपॉन dt क्रॉस वेक्टर P। ओके, अब ऐसा है, देयरफॉर d वेक्टर L अपॉन dt इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि d वेक्टर P अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स होता है, आपने पढ़े हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ में। एंड d वेक्टर R अपॉन dt ये क्या होता है, वेक्टर V। तो इसीलिए वेक्टर V क्रॉस वेक्टर P लिखूंगा मैं यहां पे। मगर होगा ये कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो गया?
ऐसा क्या हुआ कि यहां पर आपने कहा कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर p 0 हो जाएगा? देखते हैं कौन डिकोड कर सकता है इस पार्ट को। डिकोड करो। ऐसा क्या हुआ कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर p 0 हो गया? बोलिए। नो आइडिया। वेक्टर p डिस्गाइज में है, उसने अपने ऊपर मुखौटा लगा के रखा, उसके अंदर छुपा हुआ है वेक्टर v, है ना। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर p, इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर v मल्टीप्लाई बाय m वेक्टर v, है ना। उसके अंदर छुपा हुआ है वेक्टर v। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट में इसका कोई काम नहीं, उसको साइड में कर डालो। तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में कोई काम नहीं, उसको साइड में कर डालो। तो क्या बचा? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये वेक्टर्स के बेसिक रूल में पढ़े थे अपन ने। डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ a स्क्वायर हो जाता, जैसा a वेक्टर a डॉट वेक्टर a स्क्वायर होता, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a 0 होता। तो देखो यहां पर असल में मास इंटू वेलोसिटी अगर करूं, है ना, मास इंटू वेलोसिटी करो, तो मास मल्टीप्लाई बाय वेक्टर v छुपा हुआ है इसके अंदर। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी है। मास को अलग कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं होता, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं। ये दोनों को अकेले को खेलने दो, तो दोनों भी एक ही टीम के आ गया, वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इनका। तो अब ये यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0। इसी वजह से यहां पर पार्ट 0 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि ये 0 क्यों हुआ था। अब ऐसा है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर है, ये भी फॉर्मूला देखे जैसे लगा हुआ आपको। ये क्या इंडिकेट करता है? टॉर्क। अरे भैया ये तो फॉर्मूला टॉर्क का है। अच्छा, तो मुझे ये पता चला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नथिंग बट टॉर्क। अब देखो कितना सिमिलर हो रहा। किसी चीज को सीधा ढकेलने के लिए क्या लगाना पड़ता? फोर्स। किसी चीज को गोल घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ता? टॉर्क। तो जैसा फोर्स, जो रोल फोर्स पैदा करता है लीनियर मोशन में, वही रोल कौन पैदा करता है? टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, है ना। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था? फोर्स था। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? यहाँ पे टॉर्क है। इस पे से बहुत सारे फॉर्मूले तुम बना सकते हो। तुमसे वर्क डन का पूछ लिया जाए, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। कौन बता सकता है मुझे? फिर अगर वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस है, तो रोटेशनल मोशन में क्या रहेगा? वेक्टर टॉ डॉट वेक्टर थीटा। अरे भाई, फोर्स का एनालॉगस क्या है? रोटेशनल मोशन। एनालॉगस मतलब उसके जैसा टॉर्क है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? थीटा। चलो एक और पता था, पावर का होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। अब बोलो, सॉरी तो अब बताओ, वेक्टर टॉ डॉट वेक्टर ओमेगा, है कि नहीं? तो ये ऐसे फॉर्मूले तुम खुद बना सकते हो रोटेशनल मोशन के, कि क्या बनेगा उसका फॉर्मूला। आगे अपन है वो बनाएंगे, ऐसा नो डाउट, बट लिस्ट लिखेंगे अपन सारी चीज़ों की, बट तुम खुद बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आया समझ में? अब बात क्या चल रही थी हमारे भाई, उसने क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा। तो ये कैसे प्रूफ हुआ? देखो, इफ वेक्टर टॉ इक्वल्स टू 0, अगर वेक्टर टॉ की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? डी वेक्टर एल अपॉन डी टी ये भी 0 हो गया। अगर डी वेक्टर एल अपॉन डी टी 0 हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये 0 है। इसका मतलब क्या? तो बोले वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ये क्या है? कांस्टेंट है। बोले ये कैसे पता लगा सकते हैं आप? अरे वेरी सिंपल, किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक कांस्टेंट सी चीज है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं कि किसी भी वक्त एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, है ना। अगर बॉडी के अंदर भाई कुछ भी बदलाव आता है, हाँ ये कब, मगर ये बात कब आती? जब टॉर्क नहीं लग रहा। जैसे फॉर एग्जांपल पंखा चालू है, तो जब तक पंखा चालू है उसको एक मशीन घुमा रही है गोल गोल, तो उस वक्त उस पर टॉर्क लग रहा है। तुम जैसी बटन बंद करते ना, तो वो मशीन जो उसको टॉर्क लगा रही थी वो बंद हो जाती है। अब वो अपने आप गोल गोल घूमता,
वो क्या करता, अपने आप गोल गोल घूमता, उसको कोई टॉर्क लगा रहा क्या, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में इसका एंगुलर, हम लोग ऐसी सिचुएशन में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भैया अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। मगर जैसे मैं जानता हूँ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ओमेगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, है ना। 1 का मतलब इनिशियल वैल्यूज, 2 का मतलब फाइनल वैल्यूज। अब देखो खुद तुम एक बात देखो, एक चीज़ है जो भाई मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता अभी फिलहाल यहाँ पे। अगर एक चेयर होती, मान लो वो जो अपनी रोलिंग चेयर्स होती है, ऑफिस चेयर्स होती है, अगर मैं यहाँ बैठा होता, है ना, और मेरे हाथ में कुछ वजन होता, या जस्ट मैं अपने हाथ को भी ऐसा आउटस्ट्रेच करके रखा होता और तुम मुझे रोटेट किए होते, घुमा रहे होते चेयर को, पूरा बदला निकाल रहे होते तुम, है ना, तो तुम अगर रोटेट किए होते, है ना, तो मेरा मान लो मैं फिर भी स्लो स्लो घूम रहा, और अगर किसी तरह से मैंने अपना हाथ अगर करीब ला लिया होता ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड बढ़ जाती थी। बोले ऐसा क्यों? तुम खुद देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि ये I1 इक्वल्स टू ओमेगा 1, यानी I इंटू ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन I, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी क्या, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तब एंगुलर स्पीड कम, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उस वक्त एंगुलर स्पीड ज्यादा। अब होता क्या है कि देखो, जब आप ऐसा रखते हैं हाथ को ऐसा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और आपकी स्पीड क्या रहेगी, ओमेगा क्या रहेगा, कम। अब जैसे ही मैंने हाथ को क्लोज लाया, मास वही है, बस डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह से आप देखो, इवन यहाँ पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई अगर अंडा आपके पास मान लो ऐसा है कि कच्चा है या फिर दो है इसमें, और मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि देखो इसमें से एक बॉइल्ड एग है ना, और इसमें एक आपका सादा कच्चा रॉ एग है। मैं आपको दोनों ऐसा रोटेट करूँगा, आप पता लगाओ कि कौन सा वाला बॉइल्ड एग है और कौन सा वाला आपका रॉ एग है। रॉ मतलब कच्चा एग है। तो कैसे पता लगाएंगे? क्या होता है, बॉइल्ड एग के अंदर का पूरा मैटर जो होता है वो पूरा फ्यूज मतलब जम जाता है ना, मगर आपके जो कच्चा एग होता है, रॉ एग होता है, उसका जो मैटर होता है, लिक्विड मैटर, वो लूज होता है, वो इधर उधर जा सकता है। तो जब आप रॉ एग को ऐसा घुमाएंगे, है ना, तो उसका जो मैटर है, मतलब जो अंदर का जो भी पार्ट होगा, वो पूरा यहाँ पेरीफेरी में जाएगा, मतलब आखिरी कोने तक जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक के जो उसका बीच में का जो जर्दी जिसको अपन बोलते हैं, वो पूरा यहाँ तक जाएगा, आखिरी तक, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ जाने की वजह से वो कम स्पीड से रोटेट होगा। वहीं अगर आपका एक उबाला हुआ अंडा है अगर कहा जाएगा, तो उसका जो जर्दी रहेगा वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, है ना। और जब आप यूँ देखते हैं गोल घुमाएंगे, तो भाई अब ये जो मास है उसके अंदर का मैटर है वो कोने में गया, क्या बीच में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आया समझ में? तो इस तरह से अगर बिना टच किए मैंने बोला देखो मैं दोनों को घुमाया, पता लगाओ कौन सा कच्चा है और कौन सा पका हुआ उबाला हुआ अंडा है। आप इजीली बोल सकते हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा वो बॉइल्ड एग है, जिसकी स्पीड कम वो रॉ एग है। आपने नोटिस किया होगा कि स्विमर्स भी, ये डाइवर्स भी जो होते हैं, स्विमर्स कई जैसे जंप करते हैं ऐसा, है ना, आपने देखा ओलंपिक्स में उसमें डाइवर्स होते हैं, वो पूरा जंप करते हैं, ऊपर जंप करते हैं और अपने बॉडी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तेज स्पीड से घूमते हैं, है ना। आपने देखा होगा वो स्केटिंग करते हुए डांस करते हैं, आइस स्केटिंग करते हुए, जिनको बैलेंस डांसर बोलते हैं, है ना, स्केट करते हुए ऐसा जाते हैं, उसमें एक उनका परफॉर्मेंस होता है। वो लोग मतलब जितना ज़्यादा स्पीड से घूमे हैं ना, लोग उतनी तालियां बजाते हैं उसमें। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा ऐसा जाते गोल घूमते 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 फिर ऐसा मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं पहले, और फिर एक जगह पे आके रुकते हैं, और फिर जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा सा रोटेट करती है, और फिर वो अपना हाथ ऐसा पूरा अंदर बेंड कर देती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, तेज़ी से। और जितना तेज़ी से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, पहन देना मार्गा वो भी दे दो, और जितने तेज़ी से वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, वो तालियां, पब्लिक उतनी तालियां बजाती है उसके अंदर, वो बोलते हैं यार कितना ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस दिया। तो देखो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपका, आई बात समझ में आपको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। न्यूमेरिकल्स इसके अगले लेक्चर में कवर करेंगे।